हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का जो दूसरा लेक्चर बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और क्लासिफिकेशन पूरा हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में उसी का सेकेंड पार्ट आगे पढ़ रहे हैं। तो मेन जो है यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन होता क्या है? देखो जनरली होता क्या है, जब ये चैप्टर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पूरे चैप्टर को पढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कंसंट्रेशन का वास्तव में मतलब ही नहीं पता होता कि कंसंट्रेशन है क्या। तो कंसंट्रेशन का मतलब एक तरीके से ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है, कोई भी एक चीज़ दे रखी है, जैसे पानी है, पानी भरा हुआ है, उस पानी में मैंने शुगर ऐड किया या फिर सॉल्ट ऐड किया। अगर मैंने शुगर 10 ग्राम उसमें ऐड किए, कंटेनर था पानी का, उसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, फिर मैंने 20 ग्राम ऐड कर दिया, फिर मैंने 30 ग्राम ऐड कर दिया। तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, मैं बोलूंगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब सीधा सीधा सा इतना है कि कोई भी सॉल्वेंट अगर दे रखा है तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट बोला जाता है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट एक तरीके से जो भी सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो कंसंट्रेटेड की कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? वाटर था। वाटर में हमें क्या दे रखा है? 10 ग्राम NaCl मिला हुआ है, और यहाँ पे ये 100 ग्राम है। यहाँ ये दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने मान लिया 100 ग्राम NaCl मिला हुआ है। तो आपको बस देखना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सॉल्टी होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बस 10 ग्राम NaCl मिलाया है, यहाँ पे 100 ग्राम NaCl मिलाया है, तो ये वाला ज़्यादा सॉल्टी हो जाना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों में देखूंगा किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने NaCl यानी वाटर के अंदर जो NaCl मिलाया है, NaCl यानी जो सॉल्यूट मिलाया है, वो लेस अमाउंट में है और ये लार्ज अमाउंट में मिला दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ सॉल्यूट कम, यहाँ पे सॉल्यूट कम अमाउंट में है और यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये वाला ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन को देखेंगे। अब कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर जितना भी अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, वही कंसंट्रेशन बोला जाता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोली जाती है। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन को समझेंगे और थोड़ा सा इसे देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपने देखो दो सॉल्यूशंस के नाम सुने होंगे बहुत अच्छे से। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में आपने सुना हुआ होगा और एक आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आप क्या देखोगे? इज सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मैं उसे क्या बोलता हूँ? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलूँगा। तो सॉल्यूट अगर कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट जो है बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी में है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोले जाते हैं। दूसरा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर कम अमाउंट में है और यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हमने सॉल्यूट को मिला दिया है। तो इस तरीके से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है द मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ज़्यादा जितनी भी जो कॉमनली एक्सप्रेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला वाला होता है मास परसेंटेज। कौन सा होता है? मास परसेंटेज। तो मासेस के रेशियो के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो कितने सॉल्वेंट के अंदर या कितने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मिला हुआ है,
तो वो वॉल्यूम परसेंटेज से हम चेक करेंगे। एक है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास कितना है, कितने वॉल्यूम में कितना मास मिला दिया है। एक होता है पीपीएम, एक पीपीबी होता है और एक पीपीटीबी होता है। इन तीनों को ही हम इसी लेक्चर में समझेंगे आगे तक। तो पीपीएम क्या है, पीपीबी क्या है और पीपीटी क्या होता है। अगला होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, वैसे 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है पहले ही चैप्टर के अंदर। एक है मोलरिटी, और मोलरिटी, नॉर्मलिटी और एक फॉर्मेलिटी भी होती है। तो ये सभी कंसंट्रेटेड टर्म्स हैं, और इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, मोलरिटी और मोलरिटी होती हैं। मोलरिटी और मोलरिटी होती हैं। हालांकि ये जितनी भी कंसंट्रेटेड टर्म्स हैं ये सब अपना अपना सबका सिग्निफिकेंस होता है, और इनके बिना इनका कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होता है तो फिर आप नीचे वाले क्वेश्चंस को भी नहीं बना पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है, सबके सब एक दूसरे से लिंक भी होती है हल्की हल्की। तो वन बाय वन अब हम इन सभी को अच्छे से करना सीखेंगे कि होता क्या है। देखो भाई, वन बाय वन में आगे बढ़ रहा हूँ। पहला है हमारा मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है हम उसे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट W/W इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या आप ऐसे भी कर दो परसेंटेज W/W। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री में मास को और वेट को इक्वल माना जाता है। हालांकि बिल्कुल सरासर गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप मास को कभी भी वेट के बराबर नहीं बोल सकते हो। फिजिक्स वाले तो ये समझ लो मुकदमा कर देंगे अगर ऐसा बोल दिया कि मास को आपने वेट के बराबर कर दिया, ठीक है, तो हंगामा हो जाएगा फिजिक्स में अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया। लेकिन केमिस्ट्री में चलता है, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी हैं, स्मॉल क्वांटिटी हैं, वो जो है मास में और वेट में डिफरेंस नहीं समझते हैं, इसीलिए लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मास परसेंटेज है, यहाँ पर हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेट बाई वेट भी आप ऐसे बोल सकते हो, वेट परसेंटेज भी आप बोल देते हो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, नॉट इन फिजिक्स। तो परसेंटेज W/W से हमने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं कि डेफिनेशन है क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। यानी मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है परसेंट W/W, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन के मास का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को ही आप W/W लिख सकते हो। अगर परसेंटेज लगाना है तो इसको आपको इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। अगर परसेंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से परसेंटेज W/W निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये आता है हमारा मास परसेंटेज। अब इसे समझोगे कैसे भाई, मास परसेंटेज को समझोगे कैसे? इसे आप समझोगे जैसे आपने दे दिया, आपसे पूछ लिया जाए, आपको दे दिया जाए कि 20% W/W सॉल्यूशन दिया है, तो 20% W/W अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप समझोगे क्या, उससे समझोगे क्या, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 20% W/W? तो उसका मतलब होता है, बहुत ही अच्छे से देखना यहाँ पे आप, 20% W/W का मतलब होगा कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या बोला है, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो परसेंट W/W कितना निकल के आ जाएगा भाई, 20% W/W। तो उल्टा सोचना सीखो, उल्टे ही यूज होंगे ये न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो जैसे ये 20% W/W दिखा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मैं उस चीज़ को बोल सकता हूँ इजीली। तो ये हम इस तरीके से मास परसेंटेज को इजीली निकाल पाएंगे। मास परसेंटेज की अगर यूनिट पूछी जाए तो दोनों ही ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, दोनों ही मास है। उनका अगर आप रेशियो भी निकालना चाहोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई, यूनिट लेस आ जाएगा। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन
122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में डिसॉल्व किया है, तो उन दोनों का आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो पहले अगर मैं मास परसेंटेज निकालना चाह रहा हूं, पहले मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो इजीली हम उसे निकाल सकते हैं। देखो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 का मास परसेंट में निकालना चाह रहा हूं। तो CCl4 का अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई ऊपर, मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास, और टोटल मास यहां पर किस किस का है, बेंजीन है और CCl4 है। तो मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है, 122। टोटल मास कितना दे रखा है भाई, टोटल मास कितना हो जाएगा, 122 प्लस कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। तो 122 को अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो, यानी कितना आ रहा है ये, 144 मिलेगा। तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो इसे सॉल्व करके हमें यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि परसेंटेज अगर निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इंटू 100 यहाँ पे भी आप लिखोगे तो ये आ रहा है 122 अपॉन 144 इंटू में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम आंसर को निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो अब आप बहुत से सोच रहे होंगे कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अपन टोटल मास करोगे, इंटू 100 करके उसका भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन क्यों करो भाई, आपको उसे इतना लेंदी करना ही, क्योंकि आप जो है अलग अलग डिवाइड फिर से करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर निकालना चाह रहे हो, नहीं करना। आपने अगर एक को निकाल लिया है, एक के परसेंटेज को निकाल लिया है, तो दूसरे के परसेंटेज को तो आप बहुत ही इजीली निकाल पाओगे। क्यों निकाल पाओगे दूसरे के को, क्योंकि दूसरे के को आप इजीली इस तरीके से निकाल पाओगे, इसलिए निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसे चेक करना चाहोगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर आप निकालना चाहोगे, तो 100 में से 100% में से जो इसका आ रहा है उसको घटा दीजिए। बट दोनों को मिला के कितना है, 100% है। आपने एक को निकाल लिया तो दूसरा भी इजी हो जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आ रहा है, कितना आ जाएगा आंसर, 84.72%। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का 84.72% है, तो बेंजीन का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 84.72%। तो यहाँ से सॉल्व करके वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा लिखना सीखो आप उसे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली हम कर पाएंगे। मासेस का रेशियो है, जिसका पूछा जाए पहले वो वाला अपॉन टोटल मास, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो इजीली हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सीधे सीधे बना सकते हैं। आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज V बाई V, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, दोनों ही वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है। वॉल्यूम परसेंटेज उसी को बोला जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में है, ml में है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप इजीली इसे देखोगे, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, परसेंटेज V बाई V अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, परसेंटेज V बाई V का अगर आप निकालना चाहो तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या आता है भाई, सॉल्यूट आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे ऊपर सॉल्यूट आता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ गलत हो गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले से आप वॉल्यूम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर आपको बोल दिया जाए कि 20% V बाई V, तो 20% V बाई V का मतलब समझ रहे हो आप, 20 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अगर परसेंटेज पूछा है तो भाई 100 को मैं भूल जा रहा हूँ, है ना, तो 100 को नहीं छोड़ना है आपको। अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इजीली। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। और 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो 20 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से हमारा सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
आगे देखते हैं। अगला है मास बाय वॉल्यूम। तो हमने मास बाय मास देख लिया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लिया। मास बाय मास का क्या मतलब था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे अगर आपको परसेंटेज पूछा गया है। और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, ऊपर किसका आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। मास मास का रेशियो है तो मास मास का रेशियो निकाल दो, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। वॉल्यूम वॉल्यूम का पूछा जाए तो वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो आएगा, ऊपर सॉल्यूट का और नीचे सॉल्यूशन का। परसेंटेज पूछा है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट तीसरा है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट तो आप किस में लोगे? मास के मास सॉल्यूट का तो क्या गिवन होगा? मास दिया हुआ होगा, और सॉल्यूशन का क्या दिया होगा? वॉल्यूम दिया हुआ होगा। रिप्रेजेंट हम कैसे कर देंगे? परसेंटेज W बाई V से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम में, क्योंकि सॉल्यूट का हम मास ले रहे हैं। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को किस में लिया है हमने? सॉल्यूशन वॉल्यूम लिया है, इसका मतलब 100 ml है, और यहाँ पर ये मास है यानी ग्राम से रिप्रेजेंट किया है। और इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप इजीली फॉर्मूला लिख सकते हो। परसेंटेज W बाई V अगर निकालना है तो मैं इसे देखो किस तरीके से लिखूंगा। इसे आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे ऊपर? सॉल्यूट का मास, वेट आ रहा है ऊपर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। परसेंटेज चाहिए तो इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इस तरीके से हो जाएगा। सेम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आ जाए 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब देखो अब 20% वेट बाय W का अगर मतलब हमें निकालना है, मीनिंग अगर देखना है कि क्या होगा इसका, तो क्या होगा? देखो ये आएगा, ऊपर क्या है? सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या है? मास, नीचे क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। तो इसे आप लिखोगे 20 ग्राम सॉल्यूट present in 100 ml सॉल्यूशन। बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में आएंगे भाई इस तरीके से, और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूट को तो हमने किस में लिया है? ग्राम में, क्योंकि ऊपर मास का रेशियो आ रहा है। और सॉल्यूशन को किस में लिया है हमने? ml में, क्योंकि नीचे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। तो इस तरीके से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी देख सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ पर बनेंगे वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम आपसे पूछा गया है ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पूछा है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम अगर पूछा है, तो परसेंटेज W बाई V की बात हो रही है। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर परसेंट नहीं पूछे, यहाँ वैसे परसेंट नहीं लिखा हुआ है, तो आप सीधा इतना लिखोगे। अगर मैं परसेंटेज बोल दूँ तो इनटू में आप क्या कर दोगे? बस 100 और कर दोगे, इतना सा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? NaOH। कितना है इसका? 10 ग्राम, अपॉन सॉल्यूशन क्या है? तो कोई सॉल्यूशन दे रखा है NaOH का ही, तो कितने ml दे रखा है? 100 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितनी परसेंट आ गया भाई साहब? 10% आ जाएगा। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम है इसका आंसर। ठीक है, तो 10% इजीली निकाल लोगे। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास इंटू 100। सॉल्यूट NaOH दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है। कितने ml में है? 100 ml में है। तो रेशियो ले लो। परसेंटेज निकालना है तो 100 आप इजीली कर ही दोगे, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ppm, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि जहां पर जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत कम अमाउंट में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन में उसको हम डिफाइन करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को। तो व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज देन इट इज कन्वीनिएंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन ppm। तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, तो किस में करेंगे हम? ppm में उसे डिफाइन करेंगे।
पीपीएम अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो भी जिस कंपोनेंट का आप निकालना चाह रहे हो कंसंट्रेशन, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। तो एक तरीके से यह है सॉल्यूशन का है और ऊपर किसका है, सॉल्यूट का है, आप ऐसे मान सकते हो। इनटू में क्या कर देना है यहाँ पे भाई 10⁻⁶, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमें पीपीएम पूछा जाए, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶ का मतलब समझ लो 10 लाख है। तो 10 लाख से 10⁻⁶ से आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पीपीएम निकल के आ जाएगा। अगर यहीं पे हमें देखो दो टर्म और कभी कभी पूछ ली जाती है, एक होता है पीपीबी, पीपीबी को हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन अगर आपको निकालना है, सेम फॉर्मूला ही आएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। बस इनटू में यहाँ 10⁻⁶ आया था, यहाँ आप मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ बिलियन, बिलियन यानी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी पूरा जो फॉर्मूला है ऊपर वाला सेम मिलेगा। एक दूसरा होता है पीपीटी, क्या होता है, पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000, क्या होता है, पार्ट्स पर 1000। सेम फॉर्मूला मिलेगा, ऊपर वाला सॉलिड के कंपोनेंट अपॉन सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स टोटल वाले। पीपीटी यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। समझे क्या? अगर आपको पीपीएम पूछा है, पार्ट्स पर मिलियन पूछा है, तो जो भी कंपोनेंट दे रखा है उसके नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल जो भी सॉल्यूशन के पार्ट्स दे रखे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁶ से। बिलियन पूछ लिया जाए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁹ से, और पार्ट्स पर 1000 पूछ लिया जाए तो 10⁻³ से, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। इजीली आप उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हो, चाहे पीपीएम आए, चाहे पीपीबी आए, या फिर पीपीटी आए, इजीली आप उसे बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके देखो यूजेस और कहाँ पे हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। एग्जांपल देखो, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। तो जो समुद्र का पानी होता है वहां पर ऑक्सीजन कितने डिसॉल्व है, कितने कम अमाउंट में डिसॉल्व है, उसको हम किसके अंदर मेजर करते हैं, किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, तो जो है पीपीएम में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है वो पीपीएम में मेजर किया जाता है। या फिर कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। तो पानी के अंदर कितना पॉल्यूशन है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना पॉल्यूशन है, तो उसको भी हम पीपीएम में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पानी में कितनी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो रही हैं, एटमॉस्फेयर कहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कहाँ पर कम है, तो उनको हम पीपीएम में ही जनरली एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम में इसलिए करते हैं क्योंकि सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीपीएम का यूज़ करेंगे इन जगहों पर। और थोड़ा सा देखते हैं इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, है ना, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। तो आपसे पूछा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन। जो फ्लोराइड आयन होता है उसका इंपॉर्टेंस देखना है पानी के अंदर। पानी में फ्लोराइड आयन पाए जाते हैं और फ्लोराइड आयन पानी में अगर पाया जा रहा है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसका कोई एक अदर भी यूज हमें देखना है फ्लोराइड आयन का। तो देखो भाई, पहला क्या है, 1 ppm फ्लोराइड आयंस कंसंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। तो पानी के अंदर अगर फ्लोराइड आयन 1 ppm में प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, 1 ppm में अगर प्रेजेंट हैं, 1 पार्ट्स पर मिलियन में अगर प्रेजेंट हैं, तो वो अगर हम पानी को पी रहे हैं तो हमारे दांतों के डिके को रोकते हैं, प्रिवेंट टूथ डिके। तो पानी अगर फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन ही किसको रोकते हैं, हमारे टूथ के दांतों के डिके को रोकते हैं 1 ppm फ्लोराइड आयन। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरा, अगर हम इन्हें थोड़ा बढ़ा दें, इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए, 1 ppm की जगह कितना हो जाए भाई, 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस अगर हो जाए इन वाटर, पानी के अंदर अगर 1 ppm की जगह 1.5 ppm फ्लोराइड आयन हो जाए, तो उससे हमारे दांत जो होते हैं, दांतों का क्षय, मॉल्टेड टीथ का मतलब है क्षय,
दांतों का क्षय आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो धब्बे पड़ जाते हैं दांतों पे, जो दांतों पे धब्बे हो जाते हैं ना, आपने बहुत से लोगों के देखे होंगे, येलो कलर का धब्बा सा पड़ जाता है, ब्लैक कलर के दांतों पे धक्के पड़ जाते हैं, तो वो जो है किससे होता है, 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन की वजह से होगा। अगला है हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर बिकम पॉइजनस। अगर पानी के अंदर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी जाए तो वो खतरनाक साबित हो जाएगा भाई, जहर बन जाएगा। तो जहरीला पानी अगर है, इसका मतलब है उसमें फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अगला इसका यूज़ हम ऐसे भी देख सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड इन रैट पॉइजनस। रैट पॉइजन जो होता है, तो चूहों को मारने वाली जो दवा मिलती है मार्केट के अंदर, चूहों को जो मारा जाता है जिस दवा से, उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लोराइड आयन के अलग अलग यूजेस देख सकते हैं इजीली। आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे ऐसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन बन जाएगा। और मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो इन्हीं की मदद से हम इजीली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, कितने मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कुछ सॉल्यूट होगा, कुछ सॉल्वेंट होगा, उन दोनों को मिला के ही सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है तो कैसे आ जाएगा, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो कैसे आ जाएगा, सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूट को मैं फिलहाल ए से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सॉलिड के लिए ए है और सॉल्वेंट के लिए बी है। ए और बी को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देखो। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन क्या था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जैसे मैं निकालने जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं उसे, एक्स ए से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एक्स ए, और एक्स से अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल का मतलब एन ए अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल किसके बराबर आ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, यानी सॉल्यूशन के मोल। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, यानी सॉल्यूट के मोल, और सॉल्वेंट के मोल यानी सॉल्यूशन के मोल भी आप उसे बोल सकते हो। तो एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर आपको सॉल्वेंट के चाहिए भाई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक्स बी से हो जाएगा। तो एक्स बी हम कैसे निकालेंगे, अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ऊपर किसके मोल आ जाएंगे, सॉल्वेंट के, यानी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा है, जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर आ जाएंगे अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल यानी सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दो, सेम वही यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये तो मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के निकाले, ये मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल लिया। अगर मुझे पूछ लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बता दो भाई, तो सॉल्यूशन का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा, या तो आप इन दोनों को जोड़ दो या फिर आप ये बोल दो कि सॉल्यूशन के मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूशन के मोल अपॉन टोटल मोल किसके हैं, सॉल्यूशन के मोल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और आएगा भी, आप अगर इन्हें निकालना चाहो टोटल तो क्या करोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी कर दीजिए, और एक्स ए और एक्स बी अगर आप जोड़ोगे, इनको जोड़ के देखो, ऐड करके देखो, अगर इन्हें ऐड करोगे तो एन ए प्लस एन बी एलसीएम आ रहा है, सेम एलसीएम है, सेम एलसीएम है, तो ऊपर एन ए और यहाँ एन बी दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो सम कितना आ जाएगा इनका, 1 निकल के आएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी, यानी टोटल इनका सम 1 के बराबर होता है। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही जरूरी बात है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1।
अगर आपने XA कैलकुलेट कर लिया है, क्वेश्चंस में ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, अगर आपने XA निकाल लिया है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, दूसरा पूछा जाए तो XB आप कैसे निकाल लोगे? सीधे सीधे 1 माइनस XA, एक में से XA घटा दो, तुरंत आप दूसरा निकाल लोगे। अगर आपने XB निकाल लिया, सपोज XB निकालना आसान है, XA थोड़ा कठिन है, तो XB अगर आपने निकाल लिया तो XB किसके बराबर आ जाएगा? XA किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस XB। तो आपको केवल और केवल एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, दूसरा तो आप कैसे निकाल लोगे? 1 में से घटा के आप दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, क्योंकि दोनों का सम अगर कर दिया जाए तो कितना मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। देखते हैं इसके ऊपर आगे। तो क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 आपको दिया है, मास के हिसाब से है। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ पहले, मास ऑफ H2SO4 कितना दिया है? 98 ग्राम। आप इस तरीके से मान लोगे, 90% का मतलब है 100 ग्राम में से 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूट तो मतलब एक कंपोनेंट तो पता चल गया H2SO4। H2SO4 कितना है? 98 ग्राम है। दूसरा जो कंपोनेंट है, आप अगर न दिया हुआ हो कहीं पे तो आप कितना मानोगे? कौन सा मानोगे? वाटर मानोगे आप हमेशा। तो दूसरा कंपोनेंट वाटर हो जाएगा। सॉरी। तो अगला लिखेंगे मास ऑफ वाटर। वाटर का अगर मैं मास निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 98 यानी 2 ग्राम वाटर का आ जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, H2SO4 का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 तो कैसे आ जाएगा भाई? मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब क्या आ जाएगा? H2SO4 के मोल प्लस वाटर के मोल्स। इस तरीके से करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। मोल हम कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है फॉर्मूला। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो मास दिया हुआ है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी सब्सटेंस का, उसके मोलर मास से अगर हम डिवाइड करें तो हमें ये चीज़ निकल के आ जाती है, मोल्स निकल के आ जाते हैं। तो इसको अगर हम निकाल के देखें तो देखो कितना आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हम निकाल रहे हैं। तो ऊपर मैं निकाल रहा हूँ मोल्स ऑफ H2SO4। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ H2SO4। टोटल मोल किसके बराबर आ जाएंगे? मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई? मोल्स किसके बराबर? गिवन मास अपन मोलर मास। तो H2SO4 का मास कितना दे रखा है? 98। और H2SO4 का अगर मोलर मास निकाला जाए तो कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। याद है 1 कैसे होता है? एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1 होता है। सल्फर का कितना होता है? 16 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका? 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 और ये कितना होता है? 16 होता है। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का कितना है? 32, ऑक्सीजन का एक का कितना है? 16 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 16 × 4 करोगे, टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो 98 ही निकल के आता है। अपॉन सेम वही आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, प्लस यहाँ पर कितना आएगा? NH2O। H2O के मोल्स निकालने हैं तो मास ऑफ H2O का मास कितना है भाई साहब? 2 ग्राम है, 2 ग्राम। और H2O का मोलर मास कितना है? 18 है। सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना मिलेगा? 1/1 प्लस 1/9। सॉल्व करेंगे 1 ये 9 + 1 यानी 10/9। 9 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 9/10 यानी 0.9 आ गया। तो H2SO4 के जो मोल फ्रैक्शन है, यही हमारा आंसर था। कितना आ रहा है? 0.9। अगर आपको वाटर के मोल फ्रैक्शन पूछ ले जाएं तो वाटर के मोल फ्रैक्शन आप सीधा सीधा निकालोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा भाई? 1 - 0.9, तो कितना आ जाएगा? 0.1। कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस आप एक में से घटा दीजिए, सीधा सीधा वाटर के निकाल लोगे। ठीक है, तो मोल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, उसी से आप सीधा सीधा कर लोगे। ठीक है जी, आगे करते हैं। A solution of sucrose in water is labeled as 20% W/V. What would be mole fraction of each component in the solution? तो हमें
अलग अलग कंपोनेंट के निकालने, तो एक तो सुक्रोज दिया है और क्या है, वाटर है। तो पानी के अंदर सुक्रोज मिला हुआ है और इसका वेट दे रखा है 20% W/V। इसका मतलब क्या है, देखो 20% वेट बाय वेट का मतलब है कि 20 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मतलब होता है इसका। 20 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि मास ऑफ सुक्रोज कितना हो गया, 20 ग्राम। दूसरा क्या है, वाटर। मास ऑफ वाटर अगर मैं निकालना चाहूं तो टोटल कितना है भाई सॉल्यूशन का, 100 में से अगर 20 घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 80 ग्राम वाटर हो जाएगा। तो 20 ग्राम सक्रोज है, 80 ग्राम वाटर, दोनों को मिला दिया जाए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो वाटर के मास को कितना ले लेते हैं, 100 ग्राम। नहीं, ये सॉल्यूशन का है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 100 में से आपको घटाना पड़ेगा तो 80 निकल के आएगा। अगर आपको यहाँ पे निकालना है क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन हमें पूछा गया है, अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे ही निकालेंगे भाई। अब सुक्रोज के मोल्स कैसे निकालेंगे, सुक्रोज का मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो होता है C12H22O11। ठीक है, तो सुक्रोज के अगर मोल निकालने हैं तो सुक्रोज का मास कितना है जी, मास है इसका 20। मोलर मास सुक्रोज का आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1 by 1 और इसका जो मोलर मास निकल के आता है सुक्रोज का वो आता है अप्रोक्सीमेट 342। ठीक है, 342 ये इसका मोलर मास आ जाएगा। अपॉन सेम यही आएगा 20/342 प्लस वाटर के मोल्स हम निकालेंगे तो वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है 80 अपॉन मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो आप इसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करके इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा, 0.013। तो सुक्रोज का जो मोल फ्रैक्शन है ये निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, वाटर के भी मोल फ्रैक्शन पूछे हैं। तो वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.013। तो इसको अगर घटा दोगे तो यहाँ से आप वाटर का भी मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो मेथड बस वही है, जिसके मोल फ्रैक्शन चाहिए उसे कैसे निकालेंगे, उसी के मोल अपॉन टोटल मोल कर दीजिए। और मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिए, आप इजीली सॉल्व करके निकालोगे। तो कैलकुलेशन तो है हल्की सी, ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होती है, सॉल्व करनी पड़ेगी, सॉल्व करके आप इजीली करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब CCl4 आपको दिया हुआ है और बेंजीन दिया है यानी C6H6, ये बेंजीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन के निकालने हैं और 30% बाई मास आपको दिया है, मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो 30% का मतलब है 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ गए आप लोग इस चीज़ का, यानी मास ऑफ बेंजीन C6H6 कितना है 30 और मास ऑफ CCl4 अगर मैं निकालूँ तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम है। अगर आपको बेंजीन के मोल फ्रैक्शन चाहिए तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन भाई कैसे निकालेंगे, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखो भाई, तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन C6H6 के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो बेंजीन के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल यानी मोल ऑफ बेंजीन C6H6 है प्लस मोल्स ऑफ CCl4। और मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेंजीन का मास कितना है, बेंजीन का है 30 और बेंजीन का मोलर मास भी आप निकाल सकते हो। बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मोलर मास आएगा कितना आएगा, 78। कैसे आएगा पता है ना, कार्बन का कितना होता है 12, एक कार्बन का 12 है तो
तो 6 है यहाँ पे, इंटू 6 कर दोगे, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है 6 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ये पूरा, है ना। तो ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है 72 प्लस 6 कितना आएगा 78 आ जाता है। ऐसे यहाँ पे करोगे तो ये है 30/78 प्लस, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसके मास कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है 70 और CCl4 का भी आप कैलकुलेट करोगे, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का कितना होता है मास 35.5, तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है 154 और सॉल्व करके आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये है पूरा तरीका मोल फ्रैक्शन निकालने का। जैसे ही बेंजीन के निकाले तो अगर आप 1 में से घटा दोगे तो ये सुक्रोज के भी आ जाएंगे और सॉल्व करके आंसर हमारा यही मिलेगा सेम। तो सॉल्व कर लेना आप इसे, और सॉल्व जैसे ही करोगे आंसर मिलेगा 0.4583, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। तो ये हमने जो पढ़ा है वो कंसंट्रेशन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा है, और इसमें अभी 2-3 टर्म, मेन जो टर्म है वो अभी रह गई हैं, मोलरिटी। अगर उसी को मैं ऐसे ही पढ़ाता तो थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता, ज़्यादा बड़ा हो जाता, क्योंकि उनके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। तो उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और पूरी वीडियो अगर आपको चाहिए, पूरा सिलेबस अगर आपको चाहिए, तो हमारा ऐप है द डायमंड एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, सीट्स, DPP नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सभी चीज़ का। थैंक यू, बाय।